आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट HTML डॉम। HTML डॉम क्या है कि जैसे ये देख पा रहे हो इधर जो लिखा हुआ है कि अगर जब हमारा वेब पेज लोड होता है तो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट हो जाता है उस पेज का। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूरा वेब पेज है ना वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऐसे प्रीमेड फंक्शंस में डिवाइड कर देता है उसको कि जावास्क्रिप्ट ना फिर इंटरफेयर कर सकता है इसके साथ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जैसे अगर हम CSS की फाइल को लिंक करते हैं तो क्या होती है कि जैसे क्लाउसर आईडी हमने बना दी थी तो वो एक कॉमन पॉइंट हो जाता है जिसपे हमारा CSS HTML के साथ वर्क करने लग जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, एक लिंक के थ्रू। अगर लिंक में आप लिख दो तो हमारी फाइल तो बस अटैच हो गई, वो एक किसी एंकर हाइपर रेफरेंस की तरह ही है, मतलब उससे ज्यादा अलग नहीं है वो। बट जो मेन काम CSS कर पा रहा है HTML में वो क्लासेस और आईडीज के थ्रू ही कर पा रहा है। उसी तरह यहाँ पे डॉम की हेल्प से जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML में हमें इंटरफेयर करता हुआ दिख सकता है, मतलब इंटीग्रेट हम उसको कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहली चीज जो हमें याद करने वाली है वो है कि डॉम हमारा एक W3C स्टैंडर्ड है। W3C स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? यहाँ पर जो आप www देखते हो ना किसी वेबसाइट के नेम से पहले जो लगता है वो क्या है? वो एक्चुअली एक सेट ऑफ रूल्स है, एक कमेटी है, या आप जो भी उसे कह लो, एक अथॉरिटी है जो हमारे वेब में जितने भी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उसको क्रिएट करती है। तो डॉम क्या है? एक W3C का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये जो लिखी हुई है डबल इन्वर्टेड कोट्स में, मैं इसको एज इट इज पढ़ के बता देता हूँ। आई होप तुम लोग ये नोट कर रहे होगे शॉर्ट में। The W3C document object model is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of a document, ठीक है। समझ पा रहे हो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब तक हम HTML और CSS को यूज करके क्या कर रहे थे? हम एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड किया तो अब हमें एक नया वर्ड मिल गया, डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब है कि मतलब कि स्पॉन्टेनियसली कुछ हो रहा है, यूजर कुछ इंटरेक्ट कर पा रहा है हमारे वेबसाइट के साथ। पहले तो हमने इससे पहले सबसे इसके करीब जो चीज हमने पॉसिबल कर रही थी वो थी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाना, ठीक है। वो हमने या तो मीडिया क्वेरीज के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम किसी फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप उसके थ्रू कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने जैसे ही जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया HTML में हमारे कोड में, तो हुआ क्या कि ये अब डायनामिक हो गई हमारी वेबसाइट। मतलब कुछ अगर यूजर इंटरेक्ट करेगा हमारी वेबसाइट के साथ तो उसको कुछ फीडबैक मिलेगा, जैसे वो उसने फॉर्म सबमिट करा या फिर उसने कुछ क्विज दिया, ठीक है। तो आप जो एप्लीकेशन आज के टाइम पे देख पा रहे हो कि जैसे आपको कुछ डेटा चाहिए तो आपने गूगल पे टाइप किया, पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट करा और आपको चीज मिल गई, तो ये डायनामिक है। आपने कुछ इनपुट दिया और आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो उस एप्लीकेशन के साथ, तो इसको कह देते हैं हम डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ जब जावास्क्रिप्ट हम इंटरेक्ट करवा सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में तो डायनामिक हो जाती है। वो किस तरीके से हो जाती है? मतलब डायनामिक तो हो जाती है, बट कौन कौन से की एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट करके उस पूरी वेबसाइट को एज अ होल डायनामिक कर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि HTML के एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है। एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? कोई भी डिवीजन, बॉक्स, ब्लॉक या टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो हमने बना दिया, तो वो यहाँ पे चेंज हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कि HTML के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या थे? हमारी प्रॉपर्टीज थी किसी भी टैग की। अगर हमने इनपुट टैग दे रखा है तो इनपुट टैग में एक वैल्यू टैग हो जाता है, एक टेक्स्ट हो जाता है, टाइप हो जाता है, हाँ टाइप हो जाता है, और अगर हम कहें स्टाइल भी हो जाता है एक एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर एक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है?
ओके, नेक्स्ट क्या है कि CSS चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं तो हम CSS भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो चेंज, हम पहले हमने देखा कि हम एट्रीब्यूट्स चेंज कर पा रहे थे, अब चेंज के साथ साथ हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर कुछ नए एट्रीब्यूट्स हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही पॉइंट का रिपीटिशन हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर और बेटर वर्ड में कहूँ मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या आप समझ पा रहे हो ना, हम कुछ ना कुछ उसको यूजर के नीड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट जो नहीं है हमारे वेब पेज पे हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी वेब पेज पे देखते हो, आपने अगर आपने लॉगिन कर रहे हो और आपने देखा कि उस वेबसाइट पे आपका अकाउंट नहीं है, तो जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आप या तो रीडायरेक्ट हो जाओगे, या फिर अगर रीडायरेक्ट नहीं होते हो तो क्या होता है, उसी पेज पे आपका लॉगिन का तो ब्लॉक हट कर और साइन इन का ब्लॉक आ जाता है अपने आप ही। तो वो सब भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आई थिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। छोटा सा इस वजह से है क्योंकि जो मैक्सिमम बेसिक नॉलेज जो हमें क्रिएट करनी थी ना, वो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर ली थी। मतलब जब हमने देखा था ना कि मैंने आपको इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टीज बताई थी। अच्छा ये बता दो यार कि जैसे इंडेक्स ऑफ थी वो मैंने कहाँ यूज करके बताई थी, क्यों यूज करके बताई थी, और उससे हो क्या रहा था। हल्का सा टेस्ट है, नहीं पता तो बोल दो सर नहीं पता। नहीं पता सर थोड़ा याद है, वो एरे में अपने इंडेक्स फाइंड कैसे करते हैं उसका बताया था। एरे में हम इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जैसे इंडेक्स ऑफ से हमें पता चल रहा है हम इंडेक्स निकाल रहे हैं किसका, ऑफ में। ऑफ के जो पैरेंथेसिस है, ऑफ के बाद जो लिखा हुआ है पैरेंथेसिस बना हुआ है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट आप डाल दो उस एरे का, ठीक है, तो उसका इंडेक्स निकल के आ जाता है। ओके, उसी तरीके से मैंने एक चीज बताई थी, डे बताया था, UTC डे। हाँ। उसका बताओ, वो किस लिए था। अच्छा, उससे कैसे स्ट्रिंग आउटपुट आ रहा था या न्यूमेरिकल आउटपुट आ रहा था। न्यूमेरिकल आ रहा था। हाँ, तो उससे हमें क्या पता चल रहा था कि हमारा जो एक्चुअली वो क्या करता है, थोड़ा सा बैकएंड पे काम करता है, उसके पास ऑलरेडी संडे टू सैटरडे तक की पूरी एक एरे बनी हुई होती है, ठीक है। उसमें से जब आप UTC डे करते हो तो आपका प्रेजेंट जो डे होता है, ठीक है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, तो उस डे का उस एरे में कौन सा इंडेक्स है वो आपको पता चल जाता है। मतलब उस दिन हमने देखा था वेंसडे था, तो वेंसडे के लिए क्या दिखा रहा था, 3 दिखा रहा था, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो थर्ड डे होता है हमारे वीक का, इसलिए हमें 3 दिखा रहा था, ठीक है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो मैनिपुलेशन है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इंटीग्रेशन जो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में होता है वो कैसे होता है, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। अभी तो ये क्या है कि हमारा एक सिंपल वेब पेज है, ठीक है, मतलब सिंपल वेब पेज नहीं, सॉरी सिंपल लेआउट है। इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, बटन हो गया, स्पैन ऐड कर रखे, इनपुट ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है, अब आपने देखा ना, अगर मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम जब वो ऐड करते हैं CSS, तो उसके लिए हम उसको भी हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट को जब लिखते हैं तो उसको भी हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। बट डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि CSS को हम हेड के अंदर लिखते हैं, और जो हमारे जावास्क्रिप्ट होती है उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखकर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर प्लेस करते हैं, और वो भी सबसे लास्ट में, ठीक है, कि सब जो स्क्रिप्ट टैग होना चाहिए वो हमारा सबसे लास्ट टैग होना चाहिए, बॉडी क्लोज करने से जस्ट पहले वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसको रन कर लेते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप सब लोग ध्यान रख लो, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। उसमें क्या है कि बस सिंपल हम देखेंगे कि रिएक्ट को हम कैसे सेटअप करते हैं अपने
किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को अपने पीसी पे कैसे हम सेटअप करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने बेस बस देखा है क्या होता है, अभी आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम रिएक्ट को थोड़ा सा बस ग्लिम्स लेके ही छोड़ देंगे और वहीं तक ही हमारा सिलेबस है इस कोर्स का, ठीक है। तो उसमें आ जाना यार उस लेक्चर में भी, बहुत ज़्यादा देर का नहीं होगा, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो सबको टेक्स्ट दिख रहा है ना, मतलब कोड जो है मैं उसको बाद में बड़ा कर दूंगा, मतलब प्रॉपर पूरा, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये पैराग्राफ है जिसका आईडी क्या है, डेमो है। तो देख पा रहे हो सबसे पहले हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है और हेलो वर्ल्ड को हमने मेंशन नहीं करा है कहीं पे भी, ठीक है। उसके बावजूद भी हमको क्लिक ऑन लिंक के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है। तो थोड़ा सा ये ऐसे देख पा रहे हो ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, ये जादू टाइप चीज कैसे हो रही है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से देखेंगे हम कैसे कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक क्लिक मी बटन है। क्लिक मी बटन क्या कर रहा है, जैसे कि आपने देखा, जैसे मैंने क्लिक मी बटन पे क्लिक किया, क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट का कलर है ना वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था पहले, पर अब हमने उसको चेंज कर दिया। अब उसके नीचे हम देखो क्या दिख रहा है, हमें 3 स्पैन दिख रहे हैं, ठीक है, where 1 where 2 और रिजल्ट, ये मैंने उसको आईडी दे रखी है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक में 5 है, एक में 6 है, उसके बाद जो रिजल्ट वाला है स्पैन है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई कुछ टेक्स्ट नहीं है, तो उसके अंदर ना 6 आ रहा है। यहाँ पे क्यों आ रहा है वो भी देखते हैं अब हम। और उसमें सबसे लास्ट एलिमेंट है हमारे पास इनपुट फील्ड है, इनपुट टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। उसमें हमने यहाँ पे सिंपल हमें 3 एज अ आउटपुट में मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसका एक एट्रीब्यूट है, हमको पता है एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, आप जो उसमें लिख दो तो हमको वो मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अभी सारा जो स्क्रिप्ट है ना उसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमने जो कमेंट आउट कर दिया तो देखो क्या हो रहा है कि पहले तो जो ऊपर सबसे पहले लिखा था हेलो वर्ल्ड लिख कर आया था ना, वो अब भग गया यहाँ से, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके लिए हमने क्या करा था, हम इंसर्ट कर रहे थे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को, ठीक है। वो टेक्स्ट क्या था, वो टेक्स्ट हम किसके थ्रू डाल रहे थे, हम वो टेक्स्ट डाल रहे थे यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली कमांड है ये वाली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी में हमने पैरेंथेसिस डाल के, अच्छा इसको बड़ा ही कर देते हैं ताकि प्रॉपर हमको पूरा दिखे। अब हम इसको स्टडी करते हैं, ये क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, ये हमारा एक प्री मेड फंक्शन है टॉम का, ठीक है। टॉम में हमको अगर कोई भी एलिमेंट चुनना हो तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम इसको किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैच कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिख दें डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इनर एचटीएमएल मतलब कि दो उस पर्टिकुलर टैग के अंदर क्या लिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हमने एज ए यूजर ने क्या लिख रखा है या क्या वो लिखना चाहता है, वो हम इनर एचटीएमएल के थ्रू कैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करो, किसी एक लेट या कॉन्स्ट या वेयर का एक वेरिएबल बनाओ और उसको कर दो कि अच्छा हमने कोई बना दिया XYZ बना दिया, ठीक है, लेट XYZ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने ये पूरा प्रॉपर लिख दिया और लास्ट वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर आईडी वाले टैग में जो भी टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन लिख रही है वो उस एलिमेंट में चली जाएगी। और क्योंकि लेट वेयर और कॉन्स्ट हमें डिफाइन नहीं करके देता कि उस वेरिएबल के अंदर किस डेटा टाइप का डेटा जाएगा, तो हम किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है यहाँ पे कि वो स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो। ऐसे आगे जाके हम एक थोड़ा सा आगे जाके अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चल रहा है कि जो हमारे पास इनर एचटीएमएल से जो भी डेटा आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो या तो टेक्स्ट है या फिर न्यूमेरिक है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, वो हम अब हमें कैसे पता चल रहा है वो हम थोड़ा सा भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पहले अभी हम देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे कर पा रहे हैं। अगर आप सिंपली ये लिखते हो, ये लाइन नोट, आई होप नोट करते जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा
कि उसके बाद अगर आप इक्वल्स टू देखें डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी टेक्स्ट लिख दो तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा जाके उस पर्टिकुलर आईडी के टैग में। वो चाहे तो डिव भी हो सकता है, वो चाहे तो आपका स्पैन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बस उसकी आईडी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको लिख दिया तो अब यहाँ पे दोबारा से हेलो वर्ल्ड आ जा रहा है। ठीक है, किसी को डाउट आ रहा है यहाँ पर अभी तक किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ अभी तक हमने क्या करा था, अभी तो हमने बस सिंपल एलिमेंट को इंसर्ट करा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना लास्ट, अभी क्या पढ़ा था इधर हमने ये पढ़ा था कि CSS स्टाइल्स को भी चेंज हम कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर हो रही है। अब हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, एक और पैराग्राफ है हमारे पास। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर इसको मैं एक मिनट रुको, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लिक ऑन लिंक के ऊपर क्या है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या है, ये अभी सिंपल है। ठीक है, इसके पास अभी कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। ठीक है, बट अब मुझे चेंज करना है। ठीक है, चेंज कैसे करना है, मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ। सिंपल वही कमांड जाएगी, पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट वही है हमारा डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, उसके पास एक प्रीमेड फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें मैंने एक आईडी दे दी डेमो1। ठीक है, डेमो1 क्या है, हमारे सेकंड पैराग्राफ की आईडी। फिर उसके बाद मैंने लगाया स्टाइल। स्टाइल एक इसमें सेलेक्टर, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, कि अगर आप स्टाइल लिखते हो तो क्या होता है, उस एलिमेंट के स्टाइल को, मतलब एट्रीब्यूट्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और कौन से एट्रीब्यूट को चेंज करना है, वो स्टाइल के बाद डॉट लग के लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि उसका एट्रीब्यूट क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को मुझे रेड करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया। और क्या हो रहा है कि इसको अच्छा सेव नहीं करा मैंने, सेव करते ही क्या हो रहा है कि जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जा रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, हमने एक बटन बनाया था। ठीक है, बटन पे क्या है कि हाँ अभी क्या था, ये तो यहाँ पर हम सिंपल एक अलग से स्क्रिप्ट में लिखते जा रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं इवेंट्स को। इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, इवेंट्स हमारे पास किसी कोई भी चीज जैसे हो रही है, अगर आप माउस को स्क्रॉल करते हो, डबल क्लिक करते हो, या फिर स्क्रॉल कर मतलब टॉप टू बॉटम में जाते हो, क्लिक करते हो, या अपने कीबोर्ड से कोई एक्शन आप करते हो, तो ये सारी चीजें इवेंट्स कहलाई जाती हैं। ठीक है, आपका किसी भी टाइप का एक्शन हो सकता है वो। ठीक है, आपका जैसे ऑन, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मैंने यूज करा है, यहाँ पे मैंने यूज करा है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, कि ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, या फिर ऑन की अप। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ऑन क्लिक, जैसे बटन पे क्लिक आप कर रहे हो तो क्या हो, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन हो सकता है। और ये स्क्रिप्ट क्या कह रही है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डेमो1 डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो डेमो1 जिस एलिमेंट की आईडी है, क्या हो उस टैग में जो एलिमेंट है उसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, सिंपल हमको समझ, क्वेरी आपको समझ में आ रही है। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इसमें जो जो कमांड्स हम लिख रहे हैं वो आप पढ़ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा हो पा रहा है ना कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो मैं उसको फिर थोड़ी सी हेल्प करूं पढ़ने में। ओके, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, प्रोजेक्ट मिलने वाला है इस पे, वो बात अलग है आप कब सबमिट करो उसे, बट हाँ कर देना है उसको सबमिट। ठीक है, अब क्या हमारे पास, हमने जैसे ही, हाँ जैसे हम क्लिक नहीं, इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा कलर चेंज हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव लग रहा है ना, थोड़ा सा और ज्यादा हमें फीडबैक मिल रहा है इस वेब पेज से। पहले हमको इतना नहीं मिल रहा था, अब हमें और ज्यादा फीडबैक मिल रहा है। ओके, तो ये चीज हमने देखी। नेक्स्ट अब हमारे पास है, हमने 3 स्पैन ले लिए और एक इनपुट फील्ड ले लिए। ठीक है, इनपुट फील्ड मैंने क्यों ली मैं बताता हूँ। उसके लिए
जैसे हमने पहले देखा था ना, क्या हम जो है हमारे पास जो भी एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि हम इनर HTML से जो भी एलिमेंट को हम कैच कर रहे हैं वो हमें स्ट्रिंग मिल रहा है या न्यूमेरिक मिल रहा है, ठीक है, वो हम इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हो रखा है कि यहाँ पे स्पैन है, स्पैन में मैंने 5 और 6, ठीक है, 2 एलिमेंट दे दिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैं इसकी क्वेरी तो मैं दिखाता हूँ, इसकी कमांड यहाँ लिख रखी है। मैंने क्या करा है कि अब इन 5 और 6 को मैंने अपना कैच करवा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो लेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML। यहाँ पे क्या था, पहले मैं चेंज करवा रहा था, अब यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है और उसको मैं कैच करवा रहा हूँ। अब ठीक है, मैंने दोनों स्पेन्स में से डेटा ले लिया। नेक्स्ट अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो रिजल्ट स्पेन है ना, उसमें क्या कर रहा हूँ कि A प्लस B उनका सम ना ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसने तो देखो यहाँ पे तो उसने सारी पोल खोल दी। यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा है कि आपका A है वो स्ट्रिंग है, B है वो भी स्ट्रिंग है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, कोई बता दो हमें क्या मिलने क्या वाला है। स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग तो मिलेगी, पर जो यहाँ पे रिजल्ट में आउटपुट शो होने वाला है वो आउटपुट क्या शो होने वाला है। बताओ भाई, ये तो मैंने बताया था, जब आप 2 स्ट्रिंग्स लेते हो और उनके बीच में ऐड का साइन लगा देते हो तो क्या होता है। हाँ, कॉनकैटिनेट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 6 था, 56 हो गया। थोड़ा सा इस रफ एग्जांपल के लिए मैं माफी चाहूंगा, बट सबसे बेस पे आके वैसे एक काम और कर सकता हूँ, जैसे ब्रेक लगा दो तो हो जाएगा काम हमारा। थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसको मैं कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने कुछ इसमें अलग से CSS वगैरह ऐड नहीं करी। ठीक है, अब हम इसको आराम से देख पा रहे हैं। तो देखा आपने क्या हुआ कि 5 और 6 अपने आप में स्ट्रिंग थे, मैंने प्लस का साइन लगाया तो क्या हुआ कि वो कॉन्केटिनेट हो गई दोनों स्ट्रिंग्स। ठीक है, बट यार मेरा, अगर मैं ये काम करना चाहूँ कि अगर मुझे न्यूमेरिक डेटा कहीं से मिल रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसको मैं न्यूमेरिकली ही उस पर ऑपरेशन कराऊं। अगर 5 और 6 मुझे मिल रहा है तो उस पर मैं क्या करूं कि सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करूँ, मुझे उस हिसाब से रिजल्ट मेरा मिल जाए। अगर 5 और 6 है तो 5 + 6 मुझे 11 मुझे मिलना चाहिए, मैं ये चीज चाहता हूँ। ठीक है, बट अगर आप इसको देखो तो हो क्या रहा है, जब यहाँ पर आप कोई भी चीज लिखी एज अ स्ट्रिंग रहे हो, एज अ टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ से जो भी चीज जा रही है वो एज अ टेक्स्ट ही तो जा रही है, स्ट्रिंग बेस पे जा रही है, तो उसको आप न्यूमेरिक कंसीडर ही कैसे कर सकते हो। यहाँ पे तो हमने सिंपल लिख दिया, ठीक है, हमने सिंपल लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, क्लिक ऑन लिंक लिख दिया या क्लिक में लिख दिया या 5 और 6 लिख दिया, यार ये सब तो टेक्स्ट है। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट है तो मैं अब उस पर इसको न्यूमेरिकली कैसे एक्सेस करूँ, इसको न्यूमेरिक कैसे बनाऊं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करूँ। ठीक है, सिंपल चीज ये है कि मैं क्या करूंगा, उसका एक हैक है। उसका हैक क्या है कि मैं पहले तो इनपुट फील्ड बनाऊंगा। ठीक है, इनपुट फील्ड बनाऊंगा, उसके अंदर जैसे आप देख सकते हो कि इनपुट फील्ड के अंदर आप कुछ भी लिखो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक भी जा सकता है। ठीक है, बट अगर मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से वो एज अ स्ट्रिंग नहीं जाएगा, यहाँ से वो एज अ नंबर ही जाएगा, इंटीजर ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी। ठीक है, जब आप वैल्यू लिखते हो ना, वैल्यू एट्रीब्यूट देते हो, तो एक प्री डिफाइंड वैल्यू हमारे इनपुट टैग के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हाँ 3 आता है। ठीक है, तो अब मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये मेरे को मैथमेटिकल ऑपरेशन करने देगा या नहीं करने देगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल तो वैल्यू थी उसकी कैप्चर कर ली। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनपुट फील्ड के लिए पहले तो यहाँ तक मैं इनर HTML ले रहा था, पर अब मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सिंपल इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू है। इनपुट फील्ड से अगर आपको कुछ भी वैल्यू लेनी होती है
तो मतलब कुछ भी उसका डेटा अगर लेना होता है तो आप वैल्यू को यूज करते हो। वो वैल्यू जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एनी दिखा रहा है, वो कुछ भी हो सकती है। वो आपका एज अ टेक्स्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, आपका न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, ठीक है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू उसकी स्टोर कर ली अपने सी वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि अच्छा कोई मेरे को बताओ इसका, आई थिंक अब सबको इतना आइडिया लग गया होगा कि ये पर्टिकुलर कमांड क्या करेगी, तो मेरे को बता दो यार, ठीक है, इतना काफी है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ था वो क्या हो रहा है कि इस 3 को कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है, और उसके उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा रहा है, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला, और उसको कहाँ इंसर्ट किया जा रहा है, रिजल्ट स्पेन के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। तो हमको क्या मिला, 3 into 2 एक सामने यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो इससे ज्यादा और कुछ हमारे पास है नहीं, मतलब हाँ मैंने आपको हर एक चीज का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो यहाँ पे किसी को मतलब ये डाउट नहीं आ रहा गेट एलिमेंट बाय आईडी है, गेट एलिमेंट बाय क्लास या कुछ और नहीं हो सकता? ऑब्वियसली है हमारे पास, बट यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यों यूज कर रहे हैं उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि हमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट में फोकस करना हो तब हम आईडी का यूज करते हैं, और जब हमें हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तब हम क्लास का यूज करते हैं। तो अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट की, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको एज अ होल हमें चेंज करना है, तब हम गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज करेंगे। सेम यही सिंटेक्स होगा उसका, ठीक है। और समटाइम्स अगर हमें कभी एक और होता है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय टैग, ठीक है, तो उस वो भी इसी तरीके से यूज होता है। उसमें सिंपली आपको बस टैग का नेम देना होगा और सेम सारी प्रॉपर्टीज पे बाद में ऐसे ही चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर गेट एलिमेंट बाय क्लास और क्वेरी सिलेक्टर में क्या अंतर होता है? देखो उसमें एज अ कोई अंतर नहीं होता, उसमें क्या होता है चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर आपको क्या कर रहा है, जो आपकी पर्टिकुलर आपको जो टास्क करवाना है, ठीक है, वो एज अ क्वेरी जाएगा, वो आपको क्वेरी आप मतलब उस क्वेरी को आप एंटरटेन करो, ठीक है। सिंपल ये फंक्शन ही है ऐसा ही आपका, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, ठीक है। उसमें आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी आ जाता है, ठीक है। उसमें आप आई थिंक आईडी और क्लास दोनों दे सकते हो। और सर इसमें जो ये पहले वाला रिजल्ट दिया है तो वो क्यों नहीं ले रहा है, सिर्फ नीचे वाला क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ओवरराइड हो जा रहा है, ठीक है ना, वो ओवरराइड हो जा रहा है। यहाँ पे पहले तो 56 ही लिख कर आ रहा है, बट वो सेकंड टाइम में वो दोबारा ओवरराइड हो जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वो आ रहा है, क्योंकि हम एलिमेंट को एक ही यूज कर रहे हैं, उसकी जगह हम दो चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट देखो पूछ लो, बिकॉज इसके बाद आपको इस पर प्रोजेक्ट मिलने वाला है। जो कोर्स में प्रोजेक्ट है आपके लिए, करो ना करो वो आपके ऊपर है भाई। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर जो आप इनर एचटीएमएल के थ्रू या फिर सॉरी इनर एचटीएमएल नहीं, जब आप ये फंक्शंस यूज करते हो ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास टैग नेम या क्वेरी सिलेक्टर, अगर जो पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइंड वैल्यू है, अगर उससे मैचिंग आईडी क्लास नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है कि आपको नल रिटर्न किया जाता है। हमने, आपको ध्यान होगा यहाँ पे क्या हो रहा था पहले कि सॉरी पहले नहीं, हमने कितने डेटा टाइप्स पढ़े थे, नल पढ़ा था, एक NaN पढ़ा था, ठीक है, तो ये वो वाला नल है। और पूछो।
बाकी रिसोर्स आपको सबसे बेस्ट यही है, MDN डॉक्स, ठीक है, इस पे आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, एक डाउन साइड बता देता हूँ क्वेरी सेलेक्टर का। क्वेरी सेलेक्टर के साथ डाउन साइड ये है, वही डाउन साइड आपके टैग नेम के साथ भी है, ठीक है। टैग नेम के साथ थोड़ा सा चेंज करके, टैग नेम के साथ क्या हो रहा है, अगर आप टैग में उस पर्टिकुलर टैग को डाल रहे हो तो वो क्या कर रहा है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जो टैग मिल रहा है, ठीक है, उस हर एक को कर लेगा वो, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका क्वेरी सेलेक्टर वो क्या करेगा, सबसे फर्स्ट मैच जो है ना उसको फाइंड करे। क्वेरी सिलेक्टर में आपका देखो क्लास नेम जा सकता है, टैग नेम जा सकता है, आईडी भी जा सकती है, तो जो उसका फर्स्ट मैच होगा ना वो चीज जाएगा। तभी गेट एलिमेंट बाय आईडी ज्यादा प्रेफर किया जाता है यूज करना, बिकॉज हो क्या रहा है यहाँ पर, आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है। एक उसमें कोई आपको वो नहीं हो रहा, कोई किसी भी टाइप का लूप होल नहीं बच रहा है। और क्वेरी सेलेक्टर के इस डिफेक्ट से बचने के लिए, जो मैंने आपको बताया था ना, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो आप अगर आपको फर्स्ट मैच की जगह सारे मैचेस चाहिए तो आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखो इसमें इतना ही था, ठीक है, और ज्यादा नहीं है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्लास में, क्योंकि मुझे बताया अपने कुछ लोगों के पेपर भी चल रहे हैं, इसलिए ये मैंने प्लान ही नहीं करा था ज्यादा लंबा हुआ आज का सेशन। बेसिकली मैं ये सोचा था कि आपके डाउट्स ज्यादा आएंगे आज, जो आपने पिछला टेस्ट दिया, टेस्ट के डाउट, या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट के डाउट, या किसी ने बना लिया हो तो वो शो करेगा। हाँ सर, उसमें डाउट है जो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्रंट पेज बनाने को बोला था, उसमें 2-3 चीजें समझ में नहीं आई। हाँ तो फिर यार मेरे इंतजार क्यों कर रहे हो कि मैं आके पूछूं? बताओ क्या है। सर 1 मिनट में प्रेजेंट कर दूं? हाँ प्रेजेंट कर लो जैसे भी हो, ठीक है। तो जैसे इसमें एक चीज ये समझ में नहीं आई कि जैसे ऊपर के जो एलिमेंट्स है जो नेव बार के हैं, मेन नेव बार के, उसमें मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल स्पेसिंग नहीं ले पा रहे हैं। सारे एलिमेंट्स इक्वल स्पेसिंग नहीं ले पा रहे हैं, उसका वही कि हर एलिमेंट अलग है। आई थिंक तो थोड़ा समझ दे। और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो इसको ना रेपो पे डाल देना एक, तो उसपे क्या होगा कि रेपो की मुझे अगर तुम वो सेंड कर दोगे अपने पास क्लोन करके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो सजेस्ट कर दूंगा। ये हाँ हाँ तो नेव बार दिखाओ मुझे, नेव बार का कोड कहाँ है? ये नेव बार का इसमें डायरेक्टली उसने दिया था बूटस्ट्रैप से, तो यहाँ नेव क्लास में आई है। अच्छा अगर ऐसा है तो देखो क्या क्लास हटा दो, जैसे तुम कंटेनर क्लास हटाओगी तो सारे एलिमेंट एक्सपेंड हो जाएंगे अपने आप ही। मतलब CSS में से हटा दूं कंटेनर क्लास? नहीं यहाँ से हटाओ, HTML कोड में से। डिव नहीं, सिर्फ जो कंटेनर है ना उसको रिमूव कर दो, तो जो कंटेनर लिखा हुआ है ना उसको रिमूव करके देखो बस। अभी सिर्फ कंटेनर, अरे यार तुम पूरा ही टाइप, उसके अंदर जो कंटेनर क्लास लिखी हुई है ना सिर्फ उसको रिमूव करके देखो अभी। हाँ इसको रिमूव करके देखो, सेव करो और रन करो। 1 मिनट, नीचे का डिव भी हटा दिया था मैंने। हाँ नहीं नीचे तो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है नीचे।
तो अभी भी मतलब ऐसे आ रहा है। सेव कर दिया तुमने, रिफ्रेश करा? हाँ सर, रिफ्रेश है। ओके, तो ठीक है, कोड दिखाओ, उसका सीएसएस दिखाओ। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट ना बन गया है काफी, ठीक है। इसको ना रेपो पे डालना, ठीक है, रेपो पे डाल के मुझे भेजना, मैं तब थोड़ा चेक करके बता पाऊंगा। ऐसे क्योंकि काफी बड़ा कोड है ना, तो इधर ऐसे देख के मैं बता नहीं पाऊंगा। और सर एक चीज और मतलब इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे मोबाइल व्यू पे खोल रहे हैं तो जो नीचे सारे कार्ड्स है वो एक तरफ को अलाइन हो जाए, मतलब सेंटर पे नहीं आ रहे हैं। सेंटर पे नहीं आ रहे हैं? हाँ तो उसमें क्या होगा, रो लग रखी होगी। देखो इसमें 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो कहीं पे कॉलम की वैल्यू 2 हो रखी होगी। अगर ये तुमने कार्ड ग्रुप उठाया ना वहां से, बूटस्ट्रैप से, हाँ, हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉलम की वैल्यू 2 हो रखी होगी, जिस वजह से 2 कॉलम तुम्हारे बन के आ रहे हैं। तो उस कॉलम को 1 कर देना। जैसे ठीक है, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ, जैसे एक मिनट सर, जैसे ये ऐसे इस व्यू में जैसे मोबाइल पे खोल रहे हैं तो ये स्पेस खाली हो जाएगी, ये सारे कार्ड्स बीच में नहीं आ रहे। अच्छा ये वाला है ना, हाँ, ये तुम्हारा थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस के साथ थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अभी क्या है कि ये तुमने बूटस्ट्रैप से उठाया ना, तो तुम इसको हर लेवल पे चेक करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे। बस यही डाउन साइड हो जाती है इधर इसके साथ। ओके तो सर। थोड़ा सा इसको अपने चेक कर करके देखना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब वही है ना, जैसे मैं तुम्हें सबसे पहले क्लास में बताया था, मशीन जनरेटेड है, तो वो क्या करेगा, तुम्हें यूजलेस कोड भी दे देगा, साथ के साथ तुम्हें उसके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उसको रीड करने में भी। तो वही दिक्कतें हो जाती हैं, बट चिंता करने की जरूरत नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा। और इसकी रेपो बना देना थोड़ा सा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको भी देख लूंगा। पहले तो तुम्हारे नैप बात के देखूंगा। ओके, ओके हाँ, टाइम निकाल के उसको देखना। अगर तुम ये क्वेरी खुद सॉल्व कर पाओ ना, यस सर। तो तुम्हें और ज्यादा सीखने को मिलेगा इससे। ओके सर। अगर कभी फंस जाओ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, सबके लिए ये एडवाइस, तो सिंपल बस सेम चीज उठा के गूगल पे डाल देना कि यार मेरे जो एलिमेंट्स है ना, मैंने बूटस्ट्रैप से उठाए थे, वो सेंटर नहीं हो रहे, तो सेंटर कैसे होंगे ये बता, तो तुम्हें सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। यकीन मानो, उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ओके सर। बता दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज के लिए फिर अप्लाई करने लग जाओ। हम बहुत ही हायर चीज के लिए इसको अप्लाई करते हैं, अगर जब हमारा जैसे स्टेटस कोड वगैरह का दिक्कत फंसता है एपीआई में कभी, तो इस टाइप की चीज के साथ हम करते हैं। बट बता दे रहा हूँ, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, एक विंडो ओपन है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे क्या था कि एज अ स्टार्टर किट था ये, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप इनटू नहीं था, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा टाइम ऑक्यूपाइंग हो जाता और वो इतना फिजिबल भी नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हो क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और किसी की कोई डाउट? सर मैं स्टॉप कर दूं? हाँ, और किसी की कोई डाउट हो बताओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू।